नमस्कार जयेश्वर। मुझे नहीं पता है कि आप लोगों की दिवाली कैसे गई। आई होप बहुत अच्छी गई होगी। लेकिन आप हमारी दिवाली देखिए कि हमने अपनी दिवाली को कैसे मनाया। न तो पटाखे छुड़ाए गए और न ही मतलब किसी भी ऐसे प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं किया गया जिससे प्रदूषण फैल सके। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि देखो ज्ञान देने चले जयेश्वर। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। और ये वीडियो आप दिवाली के बाद देख रहे होंगे क्योंकि दिवाली के दिन का वीडियो शूट हो रहा है। यहाँ पे हम आपको बस इतना बताने वाले हैं कि इस मतलब दिवाली पे हमें क्या करना चाहिए, दिवाली का असली अर्थ क्या होता है वो हम आपको बताना चाहते हैं। और हम एज अ टीचर हम दिवाली पे क्या करते हैं आप सभी को अभी यहाँ पे इस वीडियो में मजा आएगा। दिवाली का मतलब क्या होता है कि दिवाली का मतलब ये होता है कि जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार है हमारे भीतर, उसे ज्ञान रूपी प्रकाश से उसको जगमग हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर का ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो हमारे भोजन को पचाकर हमारी कोशिकाओं तक भेजने का काम करता है। तो ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ये मनुष्य का पाचन तंत्र है, वहां पे लिखा गया है। इसको हम डिटेल में आपको क्या बताएं। देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जो होता है कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भोजन को अपने मुख में डालते हैं तो यहाँ पे दांत और जीभ होता है जिनकी सहायता से भोजन को लुगदी बनाया जाता है। और उसके साथ साथ जब यहाँ पे भोजन का लुगदी बन जाता है तो फिर इसके बाद क्या होता है कि ये देखो ये मुख गुहा है, ये मुख है, ये मुख गुहा है। फिर यहाँ से होते हुए ग्रसनी होता है। ग्रसनी क्या पार्ट होता है कि वो नासा गुहा और मुख गुहा आगे चलकर ग्रसनी में ही खुलते हैं। फिर ग्रसनी से होते हुए ग्रासनली में भोजन जाता है और ये अमाशय है। अमाशय का मतलब पेट है जहाँ पे भोजन कम से कम 3 से 4 घंटे तक रुकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, मतलब जठर ग्रंथि होती है जिससे जठर रसरसरा होता है। और यहाँ पे नहीं बताया कि यहाँ पे हमारे मुंह के आसपास 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं और उन 3 जोड़ी लाल ग्रंथियों से मुख्यतः 2 मेन चीजें निकलती हैं, जैसे कि एक टाइलिन होता है जो मंड का पाचन करता है और एक हमारे पास लाइसोजाइम होता है जो कि एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है। वो क्या करता है, हानिकारक आने वाले बैक्टीरिया को क्या करता है, वो मारने का काम करता है। फिर भोजन जैसे हम निकलते हैं तो ये ग्रासनली से होते हुए हमारे अमाशय में आता है। अमाशय में भोजन मैंने बताया कि 3 से 4 घंटे तक रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जठर रस निकलता है। जठर रस में मुख्यतः 3 चीजें होती हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन होता है और श्लेष्म होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से जो पेप्सिन होता है वो पहले पेप्सिनोजन में था, फिर वो सक्रिय होकर पेप्सिन में बदलता है जो प्रोटीन पचाने का काम करता है। और जो श्लेष्म होता है उसका काम होता है, जो अम्ल निकला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला है, वो बहुत ही कंसंट्रेट होता है। अगर अम्ल न निकले तो पेप्सिन का सक्रिय नहीं हो सकता, यानी एक्टिवेशन नहीं हो सकता। और श्लेष्म न निकले तो हमारा अम्ल जो होगा हम हमारे अमाशय की आंतरिक भित्तियों को क्या कर सकता है, वो उसको गला सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। इसलिए फिर भोजन 3 से 4 घंटे यहाँ पे रहने के बाद यहाँ से होते हुए देखो छोटी आंत के पहले पहले पार्ट में चला जाता है जिसको हम ग्रहणी कहते हैं। ये ग्रहणी वाला भाग है हमारा। अब इस ग्रहणी वाले भाग में क्या होता है कि 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे एक अग्नाशय होता है, ये अग्नाशय हमने बता दिया है, और ये होता है यकृत। यकृत जो होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत से क्या निकलता है कि पित्त रस का स्राव होता है और पित्त रस का स्राव होने के बाद वो हमारे पित्ताशय में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। पित्त रस में पित्त लवण होते हैं, वो क्या करते हैं मुख्यतः भोजन जो हमारा भोजन होता है उसको क्षारी बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से भोजन तो अम्लीय माध्यम से चला गया था। जो हमारे अग्नाशय और छोटी आंत की जो एंजाइम्स होते हैं वो अम्लीय माध्यम में कार्य नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे यकृत से पित्त रस निकलता है, उसको क्षारी बना देता है। फिर यहाँ से अग्नाशय होता है। जो अग्नाशय होता है हमारा, अग्नाशय जैसे कि मैंने बताया कि 3 एंजाइम्स होते हैं अग्नाशय रस में, और इसमें जो होता है कि वो ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है और एमाइलेज होता है। फिर ये एंजाइम्स जो होते हैं वो छोटी आंत में जाते हैं, इसके साथ साथ तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने लगता है। तो ये पूर्ण पाचन यही पे होता है, मतलब छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है और पूरे भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। फिर अपचित जो भोजन होता है यहाँ पे वो हमारे बड़ी आंत में से घिसकता हुआ चला जाता है और मलाशय में इकट्ठा रहता है। अब मलाशय में इकट्ठा रहता है तो समय समय पर क्या करते हैं, उसका हम विक्षेपण करते रहते हैं और वो जो होता है अपचित भोजन वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है, जो कि आप देख रहे हैं वो मल है, विष्ठा भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो ये हमारे पूरे पाचन तंत्र का एक सिस्टम होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। बाकी डिटेल में तो इसमें हम यहाँ पे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी समझिए वो पाचन तंत्र लिखा है। फिर उसके बाद इधर आ जाइए। अब हमने
क्या किया है कि कोशिकाओं में जब हम भोजन पहुंचा देते हैं, ग्लूकोज पहुंचा देते हैं, तो हमको क्या चाहिए होता है कि ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन हम किसके माध्यम से पहुंचाते हैं? तो श्वसन तंत्र के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो ये हमारे पूरे श्वसन तंत्र का फिगर है, चित्र है, आप देख सकते हैं। क्या करते हैं कि नासा गुहा से, मतलब हम क्या करते हैं, नासा छिद्र से ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर उसी के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकाल देते हैं। तो नासा गुहा से हमारा ऑक्सीजन आता है। अब हमारे नासा गुहा में छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं और उसके साथ साथ श्लेष में पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वायु में होने वाली शुद्धियों को रोक लेते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं, ताकि शुद्ध वायु ही हमारे फेफड़े में जा सके, ताकि फेफड़े डैमेज होने से बच सके। फिर जब जो स्मोकिंग करते हैं, अक्सर उनकी जो बाल होते हैं छोटे छोटे, जो अशुद्धियों को और जो श्लेष्म होते हैं, जो अशुद्धियों को रोकने का काम करते हैं, वो उनमें क्या हो जाता है कि नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, फेफड़े का कैंसर हो जाता है, बाकी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा कंठ है, कंठ से लेकर ये श्वसनी तक जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, मतलब प्लास्टिक का बना होता है, ताकि वो ऑक्सीजन लेते समय या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते समय वो आपस में निपतित ना हो पाए। निपतित मतलब होता है कि आपस में चिपक ना पाए, इसलिए ये कार्टिलेज का बना होता है और ये वलयाकार होते हैं। तो हमारे पास दो फेफड़े होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा दायां फेफड़ा, ये बायां फेफड़ा होता है। तो इसी के बीच में क्या होता है, हमारा दिल पाया जाता है, हार्ट इसी के अंदर होता है। मैंने वैसे इसको बना दिया है। तो इसमें फिर जिस देखो, ये श्वास नली है, ये कंठ है, और फिर ये नासा गुहा है। यहाँ पे ये दो भागों में बढ़ जाते हैं, तो इसे हम श्वसनी कहते हैं। ये अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे और श्वसनिकाओं में बढ़ते हैं, फिर उसके बाद गुब्बारे जैसी संरचनाओं में बढ़ जाते हैं, जिसको हम कुपिका कहते हैं। कुपिका ही जो होती है वो हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान का स्थान होता है। तो यहाँ पे ये चीजें होती हैं। ये डायफ्राम होता है, जिसकी वजह से वायु को धक्का दिया जाता है बाहर निकलने के लिए, जब ये सिकुड़ता है और जब ये फैलता है तो इसका आयतन, फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है। तो ये हमारे श्वसन तंत्र का भाग हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कि बहुत प्रक्रियाओं के बाद हमारे शरीर में क्या होते हैं, नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, जिनको हम उत्सर्जी पदार्थ भी कहते हैं। अब ये हमारे पूरे उत्सर्जन तंत्र का पार्ट होता है, ठीक है। ये उत्सर्जन तंत्र है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये किडनी होती है, किडनी एक जोड़ी किडनी होती है। खैर यहाँ पे मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, अधिवृक्क नहीं बनाया है, एड्रिनल ग्लैंड नहीं बनाया है। तो यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड भी होता है, जिससे महत्वपूर्ण एंजाइम्स का स्राव भी होता है। तो यहाँ पे जो हमारे रक्त आते हैं वो दोनों तरफ के किडनी में चले जाते हैं, और फिर वहां पे ब्लड का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, जिसमें यूरिया होता है। यूरिया को बाहर निकालने के लिए बेसिकली ये काम किया जाता है, जिसको एक्सक्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यूरिया का निर्माण यहीं पे हो जाता है। मतलब यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन क्षमता ब्लड से यहाँ पे है। और दूसरी हानिकारक जो चीजें होती हैं वो यहीं से छनकर हमारे फिर कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। और जो 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 हमारा यूरिन होता है, जो मूत्र होता है, वो मूत्र वाहिनी से होते हुए कहाँ पे जाता है। देखिए, ये मूत्र वाहिनी से होते हुए दोनों तरफ से ये हमारे मूत्राशय में इकट्ठा रहता है। मूत्राशय जो होता है फैलने वाली झिल्ली होती है, जिसमें मूत्र बनता है, यहाँ पे मूत्र बनता है और यहाँ पे आकर क्या होने लगता है, उसका समावेश होने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रहता है और समय समय पर इसका हम परित्याग करते रहते हैं फॉर द यूरिनेशन, वाया द यूरिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है मूत्र मार्ग है। तो इस प्रकार से ये हमारे उत्सर्जन तंत्र का पूरा पार्ट हो गया। तो ये उत्सर्जन तंत्र हो गया हमारा। अब इसके बाद हम चलते हैं कि पूरे शरीर में भोजन को पहुंचाना हो या फिर पूरे शरीर में भोजन को पहुंचाना हो या फिर ऑक्सीजन को पहुंचाना हो, तो उसके लिए हमारे रक्त की आवश्यकता होती है। और रक्त एक पंपिंग, रक्त को पूरे ब्लड में सर्कुलेट करने के लिए पंपिंग के यंत्र की आवश्यकता होती है। उस पंपिंग यंत्र को हम हृदय कहते हैं। तो आइए हम आपको हृदय के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो ये है हमारा हृदय, ये हृदय है हमारा। वैसे तो ये वास्तविक हृदय है, मतलब सबका हृदय ऐसा ही होता है। और वो उधर जो हृदय है, उधर दिखाओ, उधर जो हृदय है वो आशिकों का हृदय होता है, वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। वैसे पे जो वास्तविक हृदय होता है वो उसका हार्ट अटैक होता है, जबकि वो वाला हृदय हार्ट ब्रेक होता है, इसका हार्ट अरेस्ट होता है। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारी कैपिलरीज पाई जाती हैं हृदय की, जिसमें ब्लॉकेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हार्ट काम करना, धड़कना बंद कर देते हैं। तो ये हमारा हार्ट है। हार्ट का काम क्या होता है, देखो, इनका काम होता है कि अशुद्ध और शुद्ध रुधिर को डिवाइड करना और इनको पूरे शरीर में भेजना। जो शुद्ध रुधिर होता है उसको पूरे शरीर में भेजना, और जो अशुद्ध रुधिर है उसको फेफड़े में भेजना। इधर हमारे दोनों फेफड़े हैं, क्योंकि फेफड़ों के बीच में ही क्या पाया जाता है, हमारा हृदय पाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो ये जो ये है ऊपर, ये उसको हम ऊपरी महाशिरा, और जो नीचे है उसको हम निचली महाशिरा बोलते हैं। यहाँ से पूरे शरीर से हमारे क्या होता है, अशुद्ध रक्त कहाँ पे आता है, ये हमारे इस पार्ट में आता है। इस पार्ट को हम दायां अलिंद बोलते हैं। ये अलिंद होता है, ये दायां अलिंद होता है, ये बायां अलिंद होता है, ये दायां नीले होता है और ये बायां नीले होता है। तो इसमें क्या होता है कि पूरे अशुद्ध रूप इसमें आते हैं, पूरे शरीर से अशुद्ध रूप इसमें आते हैं, फिर यहाँ से होते हुए फिर उसमें चले जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम दायां नीले बोलते हैं। फिर यहाँ से जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से पूरा ब्लड ऐसे होते हुए ये हमारे दोनों फेफड़ों में चले जाते हैं। तो ये दोनों फेफड़ों में जाते हैं शुद्ध होने के लिए। अब उसके बाद फेफड़ों में जाते हैं तो वहाँ पे कुपिकाएं होती हैं, कुपिकाओं में ऑक्सीजन होता है, अशुद्ध रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वहाँ पे उनका क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, आदान प्रदान होता है। फिर वहां से जो फेफड़ों में से जो हमारे ऑक्सीजन होते हैं वो रक्त में आते हैं। रक्त में आने के बाद फिर उनको हृदय में लाया जाता है। तो हृदय में वो किसके थ्रू आते हैं, वो आते हैं फुफ्फुस शिरा के थ्रू आते हैं। ये फुफ्फुस धमनी है जो फेफड़े में जाती है, इसको हम फुफ्फुस शिरा बोलते हैं। यहाँ से फुफ्फुस शिरा से होते हुए ये शुद्ध रुधिर जो होता है वो हमारे बाएं अलिंद में आ जाता है। अब बाएं अलिंद में जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये पूरा अशुद्ध रुधिर हमारे बायां नीले में चला जाता है।
फिर जैसे ही वो कंट्रैक्ट होता है तो पूरे शरीर में ये एओर्टा है, एओर्टा को क्या हम बोलते हैं, एओर्टा जो होता है हमारा महाशिरा होता है, और इसके बाद ये उसका वो निचला वाला हिस्सा होता है जो कि हमारे निचले वाले शरीर में चला जाता है, और ये जो ऊपरी महाशिरा होता है ये पूरे ब्लड के मतलब शरीर के ऊपरी भाग में चला जाता है। तो इस प्रकार से एक हृदय चक्र में 2 बार रक्त जो होता है वो हमारे हृदय में आता है, इसलिए इसको हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दोहरा परिसंचरण का मतलब होता है डबल सर्कुलेशन, यानी 2 बार हृदय आया, दो मतलब एक हृदय चक्र में 2 बार रक्त इसमें आया। तो इस प्रकार से पूरे हृदय का फंक्शन होता है, ये होता है वास्तविक हृदय, और इसको समझ सकते हैं कि इस प्रकार से हमारा परिसंचरण तंत्र में आता है। आइए हम आपको कुछ और चीजें दिखाते हैं, जैसे कि कुछ और चीजें जो कि जरूरी है आप लोगों को जानना। देखिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये मैंने सूर्य को बनाया है और ये पृथ्वी को बनाया है, और यहाँ से मैंने इसको चंद्रमा को बनाया है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो होती है वो 15 करोड़ किलोमीटर होती है, वैसे पे 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर ये होता है। और जो पृथ्वी है और चंद्रमा की दूरी जो होती है वो 3,84,000 किलोमीटर होती है। तो ये मैंने कुछ अपने पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बारे में लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उस प्रकार से सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे पड़ती नहीं तो वो दिखाई नहीं देता। ये चीज होता है। इसमें हमने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में यानी जियोग्राफी का भी नॉलेज दे दिया। ये तो बायोलॉजी का नॉलेज अभी हमने दिया। अब यहाँ पे आपको कुछ क्या करते हैं कि हम फिजिक्स का नॉलेज भी दे देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा ये क्या है। अच्छा 10 के बच्चे 12 के बच्चे इसको जानते होंगे। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये हमने बनाया है अवतल दर्पण बनाया है। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका पारदर्शी पृष्ठ होता है वो धंसा हुआ होता है, तो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका पारदर्शी पृष्ठ उभरा हुआ होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले सभी किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देती है, मोड़ देती है। इसलिए इसको हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि ये किरणों को मोड़ने का काम करता है। ये अभिसारी दर्पण है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये हमने उत्तल दर्पण बना के रखा है। उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ उसे करते जाती है और वहां से परावर्तित हो जाते हैं, तो उसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो सूर्य से जितनी भी किरणें आती हैं, समांतर जो भी किरणें आती हैं वो फैल जाती हैं, और फैल जाने की वजह से इनको हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उधर भी देख लीजिए, ये होता है हमारा उत्तल लेंस और ये होता है हमारा अवतल दर्पण। ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, सॉरी ये अवतल लेंस है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है, ऐसा कोई पारदर्शी पदार्थ होना चाहिए जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, उभरे हुए हों, और ऐसा कोई पारदर्शी पदार्थ हो जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, धसे हुए, अंदर की ओर दबे हुए, तो उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम अवतल लेंस कहते हैं, इनको हम उत्तल लेंस कहते हैं। समझिए इतना। तो इस प्रकार से होता है। अब ये तो हो गया फिजिक्स का नॉलेज। यहाँ पे देखिए मैंने और कुछ बनाया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मानव नेत्र कहते हैं। ये हमारे मानव नेत्र है, ये आंख है। अब हमको कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए ये हमारे सामने का हिस्सा है, ये हमारा पूरा नेत्र गोलक होता है। नेत्र गोलक में ये हमारा जो होता है ये दृढ़ पटल होता है बाहर की तरफ। ये क्या करता है, आंखों के साइज को मेंटेन करता है, और आगे की तरफ कार्निया होता है। ठीक है, ये कार्निया होता है। अब कार्निया के थ्रू क्या होता है, प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। ये हमारा मानव नेत्र मतलब नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस होता है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं परितारिका होती है। ये प्यूपिल होता है। प्यूपिल का मतलब होता है, प्यूपिल का मतलब जिसके थ्रू क्या होता है, ये आइरिस होते हैं जिनकी वजह से हमारे आंखों का रंग अलग अलग होता है, और उसमें जो जिससे प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश करता है जिसके थ्रू, उसको हम प्यूपिल कहते हैं। तो यहाँ से लेंस से होते हुए इसका जो प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है वो हमारे रेटिना वाले हिस्से पर बनता है। रेटिना को हम दृष्टि पटल कहते हैं। तो रेटिना में क्या होता है, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक शंकु होता है और एक छड़ाकार मतलब कोन और रोड होता है, जिसके थ्रू हम अलग अलग प्रकार के रंगों को, प्रकाश की तीव्रता को दिन रात को यहाँ पे हम देख पाते हैं। फिर वो सूचना देखिए उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस से क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, लेकिन हमको सीधा दिखाई देता है। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे हमारे कुछ प्रकाश तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, और ये प्रकाश तंत्रिकाएं हमारे ब्रेन तक जाती हैं। फिर वहां पे उन सूचनाओं का संसाधन होता है, जिसके थ्रू हमको सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट लगती है। तो ये आंख के बारे में इतनी चीजें हो गई। केमिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें तो ये हमारा केमिस्ट्री का थोड़ा सा फिगर मैंने बनाया है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक स्फेरिकल फ्लास्क लिया है, इसमें हमने जिंक मिला दिया है, जिंक के टुकड़े, और H2SO4 यानी अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया है। तो जब इसमें रिएक्शन होता है तो जिंक जो होता है वो SO4 से रिएक्ट करके ZnSO4 बना देता है, जिसको जिंक सल्फेट कहते हैं, वो लवण होता है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। अब हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, इस नली के द्वारा हम इसको साबुन के बुलबुले में छोड़ते हैं। ये साबुन का बुलबुला है। जब भी कोई गैस इसमें जाता है तो साबुन जो बुलबुले बनते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस होता है। तो ये हाइड्रोजन गैस, ये बुलबुले उसमें से निकलते हैं। तो हाइड्रोजन गैस जब निकलता है तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि वो तो रंगहीन गंधहीन होता है, तो कैसे चेक करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं कि हम कोई जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं, और जलती हुई मोमबत्ती जब इसके सामने लाते हैं तो ये क्या करती है, फट फट की आवाज करके बुझ जाती है। तो ये मेरा रंगोली है जो कि मैंने दिवाली पे बनाया है। मुझे नहीं पता कि ये आप लोगों को कैसा लगा, पर इतना याद रखिएगा कि मुझे जो ये चीजें बनाने में जो खुशी मिली है वो शायद आपको पटाखे छुड़ाने में खुशी न मिली हो। इसलिए दिवाली पर पटाखे छुड़ाना बंद करिए,
ये मत कहिए कि हमारा त्योहार है। हमारे त्योहार का असली मतलब ये नहीं होता है कि हम पटाखे छुड़ाएं या फिर और सारी चीजें करें। असली मतलब आपको जानना चाहिए, दिवाली का असली मतलब क्या होता है। दिया बाती और घी का आपस में संबंध क्या होता है। ये नहीं होता है कि हम चले अपनी फालतू की संस्कृतियों को, जो वैसी संस्कृति जो जरूरी नहीं है, जो पर्यावरण को प्रदूषित कर सकती है, उसको बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। कुछ भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए। ये मैंने बहुत ही मेहनत के साथ बनाया है और यहाँ पे हमारा कोचिंग है जो कि चलता है। इस कोचिंग का नाम योगेश्वर संस्कार संस्थान है, YSS है। और काफी सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, आप देखे भी होंगे। तो ये पूरा जो होता है कि ये हम साइंस के टीचर हैं, तो ये साइंस में जितनी भी नॉलेज, मतलब पूरी नॉलेज क्या, फिर भी यहाँ पे मैंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में ये जानकारी आपको दे दी। बाकी तो बहुत सारी जानकारी ऐसे थोड़ी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा वीडियो है, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन हो गया जो मैंने आपको दिया। इस प्रकार से इधर देखिए व्हाइट बोर्ड है हमारा, यहाँ पे 2 क्लासें चलती हैं, देख सकते हैं। बाकी बैठने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। अगर आप हो 9-10 में तो आ सकते हैं पढ़ने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।